Welcome to A1IS. My name is Pranav Singh and today we will discuss another important module in पॉलिटी एंड गवर्नेंस. हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में देखा, इलेक्शंस इन इंडिया में देखा, गवर्नेंस के बहुत सारे टॉपिक्स हमने देखा. उसमें कुछ टॉपिक्स रह गए. आफ्टर दिस बजट सेशन वी विल कंटिन्यू द इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो बिल्स और एक्ट बचे हुए हैं उस पर डिस्कस करेंगे. फ्रॉम टुडे वी विल डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट और उसमें हमें करंट डेवलपमेंट्स देखना, उसको कोरिलेट करना है. जितने हमने प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें हमने बहुत सारे मेंस के क्वेश्चंस देखे हैं. आई होप आप उसको प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लिखने की कोशिश कर रहे होंगे और जितना मैं समझ रहा हूँ उसमें ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी. आज से हम स्टैटिक पार्ट के कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उसको एक स्ट्रॉन्ग और एक तरीके से फास्ट रिकैप देखेंगे कि तुरंत उसको हम रिकैप कर लिया. आपने पढ़ा होगा फाउंडेशंस क्लासेस में, तो उसको हम तुरंत रिकैप करके देखेंगे क्या क्या चीज़ होता है और उसके करंट डेवलपमेंट से को रिलेट करके देखेंगे. दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट वन व्हाट वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम टुडे. ओके, तो आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो है फेडरलिज्म. इंडियन फेडरलिज्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टसल बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स गवर्नर को लेकर हमेशा न्यूज़ में रहता है. एंड फेडरलिज्म गवर्नर वाला जो टॉपिक है स्टैटिक पार्ट का, उसमें करंट को लेकर हमेशा बीपीएससी में क्वेश्चन पॉलिटी में रहता है. तो फॉर दैट रीजन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आपने पढ़ा होगा पूरे स्टैटिक पार्ट में, फाउंडेशंस क्लासेस में प्रीवियसली आपने पढ़ कर आया. हमें थोड़ा सा उससे ओवरव्यू देखना है, एक रिकैप देखना, एंड देन वी मूव टू द करंट डेवलपमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेज, ये सब समझना. तो इंडियन फेडरलिज्म पढ़ने से पहले हमें समझना है कि व्हाट इज इंडियन फेडरलिज्म और व्हाट इज फेडरलिज्म, जिसको लेकर जो बी आर अम्बेडकर ने एक इम्पॉर्टेंट फ्रेज, एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया था कि फेडरलिज्म कैसा होना चाहिए भारत में. अगर फेडरलिज्म के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझिए, माना जाता है कि जो शुरुआती दौर था या ब्रिटिश इंडिया में और आफ्टर द पोस्ट इंडिपेंडेंस जो एक फेज चला, वहाँ पे फेडरलिज्म पे ज़्यादा फोकस नहीं किया गया. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी फेडरलिज्म, नेचर ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, कैरेक्टर को लेकर बहुत डिस्कशन हुआ और सब चाहते थे कि इंडिया में फेडरलिज्म हो. ऐसे फेडरल को लेकर कोई डिफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया, पर जो नेचर हमने अडॉप्ट किया, जो कैरेक्टर हमने अडॉप्ट किया, वो फेडरलिज्म को किया. पोस्ट इंडिपेंडेंस जब शुरू होता, पंडित नेहरू चाहते थे कि स्टेट को कम पावर मिले एंड दे हैव ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज सेंट्रल, तो ऑटोनॉमस पावर है वो सेंटर के पास हो. तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन, जिसको लेकर आने वाले समय में आफ्टर 60-70 एक इम्पॉर्टेंट फेज शुरू होता है जहाँ पे फेडरलिज्म को पे क्वेश्चन उठना शुरू होता है, जहाँ पे रीजनलिज्म, डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट्स, डिमांड फॉर द सेपरेट नेशन, ये सब चीज़ बहुत डिमांड होने लगा. तो देखा गया कि ये सबसे जो बड़ा दिक्कत आ रही है, इसलिए आ रही है कि वी हैव रिस्ट्रिक्टेड द पावर. जो मैक्सिमम पावर था वो सेंटर के पास था. धीरे धीरे हमने पावर को लूज करके और भी एक्सप्लेन वे में गया और ग्रास रूट डेमोक्रेसी लाया. फेडरलिज्म कहता ही है कि डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. और आने वाले समय में हमने ये देखा पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा आफ्टर 70s-80s में हमने एक और स्टेट को एक तरीके से पावर में डिसॉल्व किया और वहाँ पे 3 टायर गवर्नमेंट लेकर आया, जैसे पंचायती राज एंड लोकल बॉडीज. तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, या आपने पढ़ा होगा फेडरलिज्म को. तो बी आर अम्बेडकर फेडरलिज्म को लेकर क्या कहते हैं ये समझिए. फेडरलिज्म इज critical for unity of India. It accommodates the country's diversity and allows states to flourish within national framework. तो ये फ्रेज है, एक कोट किया है अंबेडकर ने. तो ये हमेशा आप यूज कीजिएगा जब फेडरलिज्म को लेकर कोई सवाल आता है, तो ट्राई टू राइट सम स्टेटमेंट और कोट जो अंबेडकर ने बोला हो, पंडित नेहरू ने बोला हो, गांधी बोले होंगे, पटेल ने बोला होगा, तो आप ये यूज़ कीजिए, इससे आंसर्स और इनरिच होते हैं. तो फेडरलिज्म बहुत कॉमनली उन्होंने समझाया कि भारत एक में डाइवर्सिटी है और ये एक तरीके स्टेट्स को भी फ्लरिश करने में जो नेशनल फ्रेमवर्क बना है उसमें हेल्प करता. तो दिस इज द कॉमन कोट बाय बी आर अम्बेडकर रिगार्डिंग इंडियन फेडरलिज्म. नाउ व्हाट इज फेडरलिज्म? इट इज ए सिस्टम ऑफ पॉलिटी in which power is divided between union and its constituent units that states. तो ये एक तरीके का ऐसा पॉलिटी है जहाँ पे पावर को डिवाइड किया गया है सेंटर में और स्टेट्स में, और आगे चलकर जो पंचायती राज एंड लोकल बॉडीज आए 73-74 अमेंडमेंट के बाद, तो
बोल सकते हैं पीआरआई एंड लोकल बॉडीज। तो हमारे यहाँ पे जो पावर डिवीजन है वो सेंटर, स्टेट्स और थर्ड पंचायती राज और लोकल बॉडीज। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन फेडरलिज्म। दूसरा, ये हम फेडरलिज्म क्यों करना चाहते हैं? द मेन पर्पस ऑफ द फेडरलिज्म द डिवीजन ऑफ पावर। अगर पावर डिवाइड नहीं करेंगे तो मैंने आपको बोला कि इसके भी कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिसाइड किया गया कि फेडरल कैरेक्टर होना चाहिए, जैसे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम रखा गया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लेक्सिबल की बात की गई, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात की गई, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की बात की गई, दिस ऑल द इम्पॉर्टेंट फेडरल कैरेक्टर्स। हम जब यूनिटरी की बात करते हैं, यूनिटरी फीचर्स जहाँ पे सिंगल सिटीजन्स की बात करते हैं, इमरजेंसी पावर्स गिवन टू द सेंट्रल, यूनियन के बारे में, स्टेट्स के बारे में जो डिसीजन लेना होगा, पर्टिकुलर नेमिंग, अल्टरिंग, जो आपने यूनियन एंड टेरिटरी में पढ़ा हुआ था, दिस ऑल आर द यूनिटरी फीचर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे बहुत लोगों ने भारत को फेडरल कंट्री कहा गया या बहुत क्वासी फेडरल कहा गया कि मिक्सिंग ऑफ यूनिटरी एंड फेडरल कैरेक्टर। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट। लेकिन जो कोर इशू है कि वाई पर्पस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, जो आपने पढ़ा होगा, सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी। The aim of doctrine of separation of power is ensuring transparency, accountability। तो बेसिकली जो सेपरेशन ऑफ पावर जो दिया गया है कि हम पावर को डिवाइड किए गए यूनियन, स्टेट्स एंड द लोकल बॉडीज पीआरआई, टू लिबरल डेमोक्रेसी को और इन्हांस करने के लिए, इनरिच करने के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए एक तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि आपको लिबर्टी डेमोक्रेसी मिले, आपको ज़्यादा छूट मिले। जब तक पावर डिवाइड नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता। तो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर, जहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की बात की गई। अब फीचर्स क्या क्या होता है एक फेडरलिज्म का और एक सेपरेशन ऑफ पावर की अगर हम बात करें, बेसिकली इससे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि जो भी सुप्रीम होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। आपको जो भी करना होगा कॉन्स्टिट्यूशन के बाउंड्रीज में रह कहीं कर सकते। इसको लेकर आपने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा कि आपको जो करना है अमेंड कर सकते हैं। यू कैन नॉट चेंज द रूट एंड यू कैन नॉट चेंज द सेंसिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको लेकर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, वहां पे पॉइंट आउट किया गया। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन टू एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। चेक एंड बैलेंस, बेसिकली चेक एंड बैलेंस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरिया जहां हमें समझ में आना चाहिए कि कैसे हर इंडिपेंडेंट बॉडी काम करते हैं। अगर एक एग्जाम्पल समझिए, एनजीएसी, ये आपने पढ़ा होगा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंट काउंसिल। बेसिकली पार्लियामेंट एक इंपॉर्टेंट लॉ लेकर आई थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वाइड कर दिया। बोला गया कि दिस इज नॉट गुड फॉर द पावर या जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव का इन्वॉल्वमेंट। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट वन, जिसको लेकर एक चेक एंड बैलेंसेस का कंसेप्ट आया। तो पर्पस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर हेल्प टू चेक एंड बैलेंसेस। तो दिस ऑल आर द एग्जांपल जो आपको समझना होगा। इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर भी है, पार्लियामेंट में पास हुआ, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे गलत माना कि ये सही नहीं है फॉर द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फॉर द डेमोक्रेसी। तो दिस इज द चेक एंड बैलेंस। अगर हम पावर नहीं देंगे या डिवीजन ऑफ पावर नहीं होगा या सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होगा तो ये चेक एंड बैलेंस का कंसेप्ट नहीं आएगा। फॉर दैट रीजन इट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू डिवीजन ऑफ पावर ऑल्सो प्रिवेंट्स टायरनी। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर पावर एक ही के पास रहे तो इट मीन्स दैट कि डिक्टेटरशिप और ये सब चीज हो सकता है। तो स्टेट को अलग पावर दिया गया, सेंटर को अलग पावर दिया गया। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट इन द फेडरल कैरेक्टर। इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रांचेस, जब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेटिव की एंड जुडिशरी की, तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन जहाँ पे इंडिपेंडेंट किया गया हर तीनों ब्रांचेस को। सबका अपना अपना रोल है, अपना अपना फंक्शंस है, एंड three are independent from each other. So this is one of the important thing where we have the division of power. It means that it is a rightly said that absolute power corrupts absolutely. To maintain the spirit of democracy, three branches of the government were given separate power. तो absolute power करप्ट एब्सोल्युटली को ध्यान में रखते हुए वी हैव टेकन द सेपरेशन ऑफ पावर और डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ ब्रांचेस। तो इस सब चीज़ को ध्यान रखते हुए ये चीज़ बनाया गया। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट जो आपने पढ़ा है। बस हम उसको करेंट में पढ़ने से पहले एक ओवरव्यू ले रहे हैं, एक रिकैप ला रहे हैं, जो आपको समझ में आए कि फेडरलिज्म होता क्या है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट इशूज, चैलेंजेस। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। ये भी आपने पढ़ा है।
व्हाट इज द फिस्कल फेडरलिज्म, एसिमेट्रिक, कोऑपरेटिव, कंपिटिटिव, ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़ा। बस एक रिकॉल करने के लिए मैं बस यहाँ लाया हूँ स्लाइड जो आपको थोड़ा सा चीज याद हो जाए, जिसमें आप थोड़ा सा सही से कोरिलेट कर सकते हैं। एलोकेशन ऑफ फिस्कल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे हम फाइनेंस कमीशन की बात कर सकते हैं। आर्टिकल 280, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स अंडर आर्टिकल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में जो गया है फिस्कल फेडरलिज्म। लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म चलता है, डबल इंजन गवर्नमेंट। डबल इंजन गवर्नमेंट बेसिकली मैक्सिमम जो हर पार्टी रहती है सेंट्रल में, देट वांट कि स्टेट्स में भी उन्हीं का पावर हो और सेंट्रल में, यहाँ पे एक टर्म यूज किया जाता है डबल इंजन गवर्नमेंट। और ऐसा माना जाता है दिस डबल इंजन गवर्नमेंट कंसेप्ट और आइडिया मुटेड बाय ऑल पॉलिटिकल पार्टी हु आर इन द पावर इन द सेंटर। जब स्टेट्स में वोट लेने आती है तो वो डबल इंजन गवर्नमेंट बोलती है। बेसिकली ऐसा माना जाता है दिस डिरेल द फिस्कल फेडरलिज्म, एक तरीके से वो हैम्पर करती है फिस्कल फेडरलिज्म को। अब वो बोलते हैं कि अगर हमें सरकार में हम पावर में आते हैं तो डबल इंजन गवर्नमेंट होने के कारण आपको ये पैकेज देंगे, आपको ये स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, आपको वो ये फैसिलिटीज दिया जाएगा, ये फिस्कल बोल फिनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा। तो दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट वन, बट इट हैम्पर्स, इट डिरेल द फिस्कल फेडरलिज्म। तो ये पॉइंट याद रखिएगा डबल इंजन गवर्नमेंट को लेकर। नेक्स्ट, एसिमेट्री फेडरलिज्म, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स आर अकॉर्डेड डिफरेंट पावर्स एंड ऑटोनॉमी। आपने पढ़ा होगा कि स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होते हैं फ्रॉम आर्टिकल 371 क्लॉज ए टू जे। जैसे 370 तो एक तरीके से हट गया है, आने वाले 371 में आंध्र प्रदेश, बी असम, सी मणिपुर, डी आंध्र प्रदेश, ई में क्या सिक्किम, डी एफ मिजोरम, ऐसे करके सारे स्टेट्स को एक तरीके से स्पेशल पावर दिया गया। तो दिस इज द एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, जहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो मांगते हैं, जैसे बिहार गवर्नमेंट हमेशा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मांगती है, तो वो सब एसिमेट्रिक फेडरलिज्म के कारण होता है। तो दिस इज ऑल आर द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट व्हेन यू स्टडी फेडरलिज्म। नाउ मूव टू द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दिस इज द बेस्ट वन, फेडरलिज्म इन विच यूनियन एंड कंस्टिट्यूट यूनिट्स इंटरैक्ट कोऑपरेटिवली एंड कलेक्टिवली टू सॉल्व कॉमन प्रॉब्लम। जैसे कोविड में आपने देखा होगा स्टेट और सेंट्रल साथ में मिलकर एक इंपॉर्टेंट पेंडेमिक के खिलाफ फाइट किया, जहां पे स्टेट एंड सेंटर प्रोवाइड ऑल फैसिलिटीज सपोर्ट टू द स्टेट कि कैसे इस चीज से हम लोग लड़े। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कुछ ऐसे योजना है, मनरेगा है, आयुष्मान भारत, दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स व्हेन वी टॉक अबाउट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। Union and the states are constitutionally obliged to cooperate with each other on the matter specified on the Schedule 7 of the Constitution. Schedule 7 में लिस्ट की बात की गई है, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। नाउ मूव टू द कम्पिटिटिव, ये बहुत न्यूज में रहता है। नाउ दिस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मूव टू कम्पिटिटिव फेडरलिज्म, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। Deals with the relationship among two or more states in matter of trade, investment, commerce. Various reports of Niti Aayog like Healthy States, Progressive India, SDG Index, which give performance based on the ranking states. तो ये भी बड़ा एक important issues बना हुआ है। वेस्ट बंगाल का टसल सेंट्रल के साथ, दिल्ली का सेंट्रल के साथ, साउथ का सेंट्रल के साथ, द बाइफर्केशन ऑफ नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। तो ये जो कम्पिटिटिव फेडरलिज्म है आज के डेट में बहुत कॉमन हो चुका है। जैसे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आयुष्मान कार्ड लाती है तो बहुत स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती, कहती ये हमारे स्टेट्स के लिए नहीं, इससे अच्छा हम ये लाएंगे। तो दिस इज वन ऑफ द कम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अगर फिनांस को लेकर हो, रेवेन्यूज को लेकर हो, उनके मॉडस ऑफ ऑपरेंडी को लेकर हो, काम करने को लेकर, तो दिस इज द हमेशा टसल। और वेस्ट बंगाल और सेंट्रल में और दिल्ली और सेंटर में ये टसल हमेशा चलते रहता है रिगार्डिंग देयर मशीनरी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो, फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस हो, जैसे टेस्टा वाटर डिस्प्यूट्स कि इंडिया चाहती है बांग्लादेश के साथ वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करे, पर वेस्ट बंगाल वहाँ पे एक अड़चन ला देती है क्योंकि वाटर इन द स्टेट लिस्ट, उनके पास पावर है। तो वो तभी हो सकता है व्हेन द सेंटर और द वेस्ट बंगाल बोथ गवर्नमेंट आर इन द सेम डोमेन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझना होगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट,
challenges faced by Indian federalism. This is one of the इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने पढ़ा होगा. बस मैं एक रिकॉल करता हूँ. रीजनलिज्म मैंने बात किया था पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बाद. ये एक रीजनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनकर रहा था जो फेडरलिज्म को चैलेंज कर रहा था. इसका बेस्ट एग्जांपल तेलंगाना स्टेट हो, वेस्ट बंगाल हो, यूपी हो, ऑल दिस. यहाँ पे एक डिवीजन की बात कर रही है कि ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे झारखंड का अलग होना बिहार से ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, तेलंगाना का अलग होना आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ का अलग होना मध्य प्रदेश से. तो ये जो फेडरलिज्म कैरेक्टर है को चैलेंज किया जाता है. तो रीजनलिज्म इज वन ऑफ द कोर इशूज वेयर वी चैलेंजिंग इंडियन फेडरलिज्म. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एब्सेंस ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, मैंने अभी भी बात किया था आपसे. एक इंपॉर्टेंट डबल इंजन गवर्नमेंट जो न्यूज में हमेशा रहता है. तो दिस ऑलवेज हैव सम क्रिटिकल चैलेंज रिगार्डिंग द इंडियन फेडरलिज्म. और हमेशा डिमांड रहता है कि रेवेन्यू को लेकर, टैक्स कलेक्शंस को लेकर कितना पैसा मिलना चाहिए स्टेट को, ये सपोर्ट मिलना चाहिए स्टेट को. इसको लेकर एक फिस्कल कंपटीशन हमेशा बना रहता है. अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट्स, जैसे आपको पता है राज्यसभा में बिहार के अलग एलोकेशन सीट्स हैं, यूपी के अलग सीट्स है, नॉर्थ ईस्ट के अलग सीट्स है, हर स्टेट के अलग अलग पॉपुलेशन के हिसाब से वो चीज़ है. तो दिस इज अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग दिस चैलेंजिंग इंडियन फेडरलिज्म. सेंट्रलाइज अमेंडमेंट पावर, हमने पढ़ा है अमेंडिंग पावर किसके पास है, सेंट्रल के पास, अंडर आर्टिकल 368 कि कौन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, सिर्फ सेंट्रल यूनियन. मतलब एक तरीके से जो पार्लियामेंट है, लोकसभा राज्यसभा में ये बिल पास होगा. States have no authority. So this is all are the important where we have challenging the nature and structure of federalism. Industrial union with डिस्ट्रिक्टिवल यूनिट्स, हमें पता है यूनियन स्टेट, आपने जब पढ़ा होगा आर्टिकल 1 to 4, उसमें स्टेट्स को अगर एक तरीके से अल्टर करना है, एक तरीके से रीसेप करना है, तो वो पावर किसके पास है, सेंट्रल के पास है. तो उसमें स्टेट्स का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं हो पाता. सिर्फ उनसे एक रिकमेंडेशन पूछा जाता है, वो भी रिकमेंडेशन सेंट्रल चाहे तो माने या ना माने. तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस फेसेस बाय इंडियन फेडरलिज्म. लास्ट में ऑफिस ऑफ गवर्नर, इस चीज़ के लिए हमें थोड़ा सा फेडरलिज्म मैंने आपको एक ब्रीफ समझाया है क्योंकि ये हमेशा न्यूज़ में रहता. दिस इज वन द टॉपिक ऑफ करेंट अफेयर्स. अब ऑफिस ऑफ गवर्नर में सीधे लाकर आपको समझाता. फेडरलिज्म के बारे में आपको पहले से पढ़ा, बस मैं आपको एक ओवरव्यू दिया हूँ इस स्लाइड्स के थ्रू. जल्दी जल्दी आपको एक रिकैप हो गया कि अच्छा ये फेडरलिज्म होता है, ये चैलेंजेस होता है, किस तरीके के फेडरलिज्म होते हैं भारत में, किस चीज़ को लेकर बातचीत होता है. तो दिस ऑफिस ऑफ गवर्नर इज द करेंट टॉपिक ऑलवेज इन द न्यूज़ एंड बीपीएससी फेवरेट रिगार्डिंग मेंस में. तो पॉलिटी में गवर्नर को लेकर हमेशा एक सवाल रहता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को लेकर एक सवाल रहता है. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स एंड गवर्नर. ये हमेशा बना रहता है. आप कभी भी एग्जाम्पल देखें, अगर आप थोड़ा सा पुराना जाके बूटा सिंह का देखें, जो बूटा सिंह हमारे गवर्नर थे, उनके प्रेसिडेंसी रूल लगाने के ऊपर सवाल उठा. उसके आगे बढ़िएगा तो मध्य प्रदेश में गवर्नर के रोल को लेकर, वेस्ट बंगाल में गवर्नर के रोल को लेकर, साउथ इंडिया में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, तो हमेशा गवर्नर के रोल को लेकर बहुत सवाल उठता है. एंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स एंड द गवर्नर, गवर्नर के बारे में संविधान में जो पावर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में जो बातचीत की गई है, लेकिन उसका एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव की बात की गई है. नाउ ए डेज गवर्नर एक तरीके से सेंटर के एजेंट बन जाते हैं, जिसको लेकर हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. वही चीज हमें समझना है कि गवर्नर इज द सेंट्रल रिप्रेजेंटेटिव वर्किंग ऑन द बिहाफ ऑफ सेंटर इन द स्टेट. एक तरीके से समन्वय बनाने के लिए, एक ब्रिज बनाने के लिए बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स. व्हेन गवर्नर एक्ट लाइक ए एजेंट, तब ये दिक्कत होता है. जब अपने डिस्क्रिशनरी पावर यूज ना करके इन्फ्लुएंस देखते हैं तो ये दिक्कत शुरू हो जाता. तो ये चीज़ समझिए, बहुत न्यूज़ में रहता हमेशा, 1-2 साल में भी 2-4 महीना में गवर्नर को लेकर. यू हैव सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स व्हेन यू डीलिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन रिव्यू. नाउ दिस आर द इम्पॉर्टेंट कोर करेंट टॉपिक्स. जब हमें पढ़ना है तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां आपको समझ में आ जाएगा. दिस वाई वी आर डिस्कसिंग दिस गवर्नर व्हेन दिस चैलेंजेस द इंडियन फेडरलिज्म. पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंट वन है. केरला गवर्नमेंट अप्रोच सुप्रीम कोर्ट सेइंग दैट प्रेसिडेंट हैड withheld assent to the 4 bills passed by state legislature
दिस इज अ न्यू चैप्टर, ये लेटेस्ट करंट में डेवलपमेंट हुआ रिगार्डिंग द गवर्नर रूल। केरला गवर्नमेंट ने, केरला स्टेट लेजिस्लेचर ने कुछ बिल पास किया, गवर्नर ने उस बिल को फॉरवर्ड कर दिया प्रेसिडेंट के पास, उसके बाद वो बहुत दिनों तक विथहोल्ड रहा। अब ये दिक्कत तो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, टाइम को लेकर, स्पेसिफिक टाइम को लेकर कोई बातचीत नहीं हुआ कि गवर्नर कब बिल को एक तरीके से कितने दिनों तक विथ होल्ड करेंगे, या प्रेसिडेंट को जो रिकमेंड किया है उसके बाद आने के बाद। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में कुछ दिक्कत है। आर्टिकल 163 की बात हो या 200 की बात हो, 201 हो की बात हो, जहाँ प्रेसिडेंट एसेंट देते हैं या गवर्नर एसेंट देते हैं, तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट वन जहाँ हमें कुछ चेंजेस लाना होगा, वी नीड सम अमेंडमेंट। तो दिस इज द रियल फैक्टर वेयर दिस कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस बिटवीन स्टेट्स एंड द गवर्नर। तो ये केरला वाला बहुत न्यूज़ में रहा था, जिसको लेकर एक तरीके से वहाँ की जो गवर्नेंस है इन द केरला, वो एक तरीके से दिक्कत में आ गई थी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण केरला गवर्नमेंट मूव टू द सुप्रीम कोर्ट। तो दिस इज द रिसेंट वन। नेक्स्ट अगर हम जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस्ड कंसर्न एट तमिलनाडु गवर्नर for refusing the appointment of K. Ponumudi as the state for higher education। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया था, जो तमिलनाडु में उन्होंने एक मिनिस्टर बनाना चाहा, एक मेंबर को, तो एक तरीके से गवर्नर ने रोक दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, प्रोसीजर्स है, बल्कि वो चीज़ पहले वो रिमूव हो चुका था। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसर्न दिखाया। तो दिस ऑल आर द लेटेस्ट एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नर का रोल को लेकर आपसे कोई सवाल आता है। नेक्स्ट अगेन, तेलंगाना गवर्नमेंट ऑल्सो अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट ओवर governor refusal to give assent to the bill। so these all are the example in the latest one। previously आपने पढ़ा होगा, मैंने बूटा सिंह का एग्जाम्पल बताया, वेस्ट बंगाल में धनकर को लेकर एग्जाम्पल बताया, मध्य प्रदेश में। तो दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, गवर्नर इन पंजाब सेम इशू हैज रिफ्यूज टू गिव असेंट टू द 4 बिल्स। नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, यहाँ तो हमेशा एलजी वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट और पर्टिकुलर आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, उनके बीच में हमेशा टसल बना रहता है, कोई बिल हो, कोई प्रोग्राम्स हो, स्कीम्स हो। तो दिस ऑल आर द रोल, जहाँ पे आपसे सवाल पूछ सकता है कि क्या होना चाहिए। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में आफ्टर तृणमूल कांग्रेस केम इनटू पावर, वहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने लगे, वहाँ पे क्लैश होने लगे, वायलेंस बढ़ गए, जिसको लेकर ऐसा माना जा रहा था, हो सकता है कि यूजिंग द पावर ऑफ आर्टिकल 365 वहाँ पे प्रेसिडेंसी रूल लगा दिया जाएगा। तो वहाँ पे गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर का अपने खुद का डिस्क्रिप्शन पावर को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर सेक्रेटरी, डीजीपी, इन सब को लेकर बड़ा डिस्प्यूट्स हुआ, अपॉइंटमेंट को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट्स, वहाँ पे गवर्नर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता। तो दिस ऑल आर द लेटेस्ट एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक अबाउट द रोल ऑफ गवर्नर इन द स्टेट्स। तो ये फेडरलिज्म के लिए वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लेटेस्ट एग्जांपल लिखे, व्हाट आर गोइंग इन द करंट डेवलपमेंट्स। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, वेरियस रिफॉर्म्स। अब ये रोल ऑफ गवर्नर को लेकर बहुत सारे रिफॉर्म्स आए जो हमें समझना चाहिए। जैसे सरकारिया कमीशन 1988, इन्होंने क्या बोला, बोमई 1994, जिसमें इसमें बोला भी गया था कि फेडरलिज्म इज द बेसिक पार्ट ऑफ, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। नेक्स्ट, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये बेसिकली बूटा सिंह जो बार बार वहाँ बिहार में प्रेसिडेंसी रूल लग रहा था, उसको लेकर एक इंपॉर्टेंट केस था। पुंची कमीशन 2010। दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स रिगार्डिंग द रोल ऑफ गवर्नर एंड द फेडरलिज्म कैरेक्टर को लेकर। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द रोल ऑफ गवर्नर और फेडरलिज्म। दिस द नेक्स्ट वन वेयर यू हैव अंडरस्टैंड कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। इशूज ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर विथ एग्जाम्पल्स। पहला, एफिलिएशन बेस्ड अपॉइंटमेंट होना चाहिए। द रिसेंट अपॉइंटमेंट बिलोंग टू पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल ग्रुप। ये बेसिकली केरला के आरिफ खान जो अभी बिहार के बने, उनको भी लेकर ये चीज़ आया था कि वो एक नया आइडियोलॉजिकल लेकर स्टेट को मोबिलाइज करना चाहते। उन पर बहुत सारा चीज़ उठा था, लेकिन बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे आप डायरेक्टली कोई क्लेम नहीं कर सकते, उनके ऊपर कोई आप वो नहीं लगा सकते। उसमें सरकारिया कमीशन 1998 में क्या बोला था, द गवर्नर शुड बी इमिनेंट पर्सन इन सम वॉक ऑफ लाइफ and detached from politics। अपॉइंटमेंट मस्ट बी इन द कंसल्टेशन विद सीएम ऑफ द स्टेट। पहले जो अपॉइंटमेंट होता था उसमें प्रेसिडेंट कोई रिकमेंडेशन या कंसल्टेशन नहीं करते थे स्टेट से, लेकिन आफ्टर सरकारिया कमीशन रिकमेंडेड, उन्होंने कहा था कि जो ऐसे पर्सन को बनना चाहिए जो एक्टिव पॉलिटिक्स के पार्ट ना हो, दैट मेक बी इम्पॉर्टेंट रिप्रेजेंटेटिव फॉर द सेंट्रल।
वो अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में तो वो रिप्रेजेंटेटिव से एजेंट बन जाते। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग रिकमेंडेड बाय सरकारिया कमीशन। वेंकटलिया कमीशन अपॉइंटमेंट बाय द कमिटी कंप्राइजिंग प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड द चीफ मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा था इसका भी एक इंपॉर्टेंट कमिटी होना चाहिए रिगार्डिंग द गवर्नर अपॉइंटमेंट, ना कि प्रेसिडेंट और सेंट्रल डायरेक्टली कहीं किसी को अपॉइंट कर दे, टू बैलेंस, टू चेक द नेचर, टू मेक स्ट्रॉन्ग फेडरलिज्म। इसके लिए हमें एक इंपॉर्टेंट कमिटी, तो इसने कौन कहा था? दिस कमीशन। तो दिस इज ऑल द इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स, आपको पता होना चाहिए। आई होप आपने पढ़ा होगा when you read static part in the polity. Next we move to the arbitrary removal of governors, specifically after the change of government at the center. अब ये भी पता, अगर आप देखेंगे इंदिरा गांधी का गवर्नमेंट के समय आफ्टर इमरजेंसी जो भी पावर में मोरारजी देसाई आए थे तो बहुत सारे गवर्नर को चेंज कर दिया गया था, बहुत सारे पावर्स, स्टेट पावर्स को रिमूव कर दिया गया था। तो ये वहाँ से प्रचलन शुरू हुआ था कि कभी जब नया गवर्नमेंट आती है, आफ्टर एनडीए अगर मान के चलिए कोई नई गवर्नमेंट आती है तो उनका सबसे बड़ा काम होता है जितने गवर्नर्स है स्टेट में उनको एक तरीके से रिमूव कर देना चाहिए, तो इधर कर देती है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट वन, द आर्बिट्ररी रिमूवल ऑफ गवर्नर्स। या गवर्नर को सुप्रीम कोई सेंटर का बात अगेंस्ट जाके काम करती है तो उनको भी रिमूव कर दिया जाता है। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट रिमूवल रिगार्डिंग गवर्नर, जिसको लेकर सरकारिया कमीशन ने कुछ बोला, पुंची कमीशन ने बोला कि इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू होना चाहिए, ना कि आर्बिट्ररी रिमूवल ऑफ गवर्नर। बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन में क्या बोला गया? रिमूवल ऑफ गवर्नर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन आर्बिट्ररी, कैप्रिशियस और अनरीजनेबल ग्राउंड। तो दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स। इस यूज के बारे में बात किया गया आर्टिकल 356 टू रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल। ये अगेन द एग्जांपल रिगार्डिंग बिहार, बूटा सिंह, यहाँ पे डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर का यूज करने की बात की गई। तो रामेश्वर प्रसाद केस जो मैंने अभी डिस्कस किया था, पुंची कमीशन में भी बात किया गया, सरकारिया कमीशन में बात किया गया। एंड लास्ट गवर्नर विथ होल्डिंग एसेंट, जो अभी जो उतने केसेस आ रहे रिगार्डिंग दिस, जहाँ केरला, तमिलनाडु, दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट वन वेयर वी हैव डिस्कस द करेंट डेवलपमेंट, जिसको लेकर पुंजी कमीशन में भी बोला गया टाइम लिमिट होना चाहिए, गवर्नमेंट टेक ए डिसीजन ऑन ए विल, अपने डिस्क्रिशनरी पावर यूज करना चाहिए। तो दिस ऑल आर द इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नर्स रोल, व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन फेडरलिज्म, व्हेन वी टॉक अबाउट द चैलेंजेस रिगार्डिंग फेडरलिज्म। तो जब भी ऐसे कोई टॉपिक आए आपको रिफॉर्म कमीशन को बाय, ये मोर देन सफिशिएंट एग्जांपल्स है, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स करेंट डेवलपमेंट के भी देखे। ऐसे करके वी इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट वी डिस्कस एंड वी को रिलेट विद द करेंट डेवलपमेंट। अच्छे से पढ़िए, राइट मेंस क्वेश्चन व्हेन वी मूव टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।